हेलो फ्रेंड्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 4 अपशिष्ट जल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हम लोग ये जो टॉपिक है अपशिष्ट जल कारण व निपटान, ठीक है, इसका हम लोग शॉर्ट में समझते हैं कि इसका मेन पॉइंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपशिष्ट जल क्या है। तो देखिए, जल में जब दूषित पदार्थ की मात्रा मिल जाती है तो वो अपशिष्ट जल या फिर दूषित जल कहलाती है। ठीक है, जैसे इसको समझिए, जैसे हम लोग घर में कोई भी काम करते हैं जल से जुड़े हुए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कपड़ा ही साफ़ कर रहे हैं, तो होता है क्या, कपड़ा साफ़ करने के दौरान जो साबुन जो होता है वो पानी में मिल जाता है। इस तरह से जो साबुन वाला जो पानी हो जाता है वो एक तरह से प्रदूषित जल हो गया। ठीक है, फिर अगर घर में हम लोग साफ़ सफाई पोछा वगैरह करते हैं तो उस क्रम में भी जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को कहीं भी डाल देते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, ये जो प्रदूषित जल है, ये अगर हम लोग कहीं भी ऐसे डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें मक्खी, मच्छर, विषाणु, जीवाणु आदि पनपने लगते हैं। और ये विषाणु, जीवाणु जो है बहुत सारी गंभीर बीमारियों को होने का कारण बन जाते हैं। ठीक है, जिससे लोगों को काफ़ी खतरा हो जाता है। टाइफाइड, हैजा, ये सब पेचिस, ये सब रोग होने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को जल को, अपशिष्ट जल जो होते हैं उनको हम लोगों को जहाँ तहाँ जैसे तैसे नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, अपशिष्ट जल का तो हम लोग प्रबंधन कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला है, देखिए शहरी क्षेत्रों में तो होता है क्या कि पाइप जोड़ा जाता है ज़मीन के अंदर से, और उन अपशिष्ट जलों को पहले उनका उपचार किया जाता है, उनको शुद्ध करके उसके बाद है कि उसको जल स्रोतों तक बहा दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उसके उपचार में होता क्या है। तो देखिए, उसके उपचार में सबसे पहले तो क्या है कि जो प्रदूषित जल है उसमें से जो ठोस पदार्थ होते हैं जो कि नष्ट नहीं होंगे, वैसे चीज़ों को पहले तो छान के अलग कर लिया जाता है। जैसे कपड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया, कंकड़, बालू, और फिर आपका लकड़ी, ये सब जो हो गया, लोहे का कुछ टुकड़ा वगैरह, तो ये सब को पहले पानी से अलग कर लिया जाता है। उसको अलग करने के बाद जो उसमें फिर मटेरियल बच जाता है कीचड़ टाइप का, तो उसको जीवाणुओं द्वारा अपघटित करा दिया जाता है, जिससे कि बायोगैस बन जाता है और जैव उर्वरक बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। और बायोगैस और जैव उर्वरक वगैरह का हम लोग फिर यूज़ कर लेते हैं, बायोगैस को ईंधन के रूप में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और फिर जो देखिए, इसके बाद जो उपचारित जो जल होता है उसको फिर एक टैंक में डाला जाता है, और यहाँ पे उसको वायवीय जीवाणुओं द्वारा जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं को श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीकरण क्रिया को तीव्र करने के लिए बाहर से टैंक में हवा को प्रवाहित किया जाता है। और इस तरह से ये द्वितीय चरण हो गया। फिर तृतीय चरण में जो होता है कि अब पानी में क्या किया जाता है, उस जल में अब क्लोरीनेशन टैंक में उसको डाला जाता है, जिससे कि उसमें जो सूक्ष्म जीव वगैरह हैं वो नष्ट हो जाए। ठीक है, और इस प्रकार जो तीनों चरण को, स्टेप को पार करने के बाद ये जो अब पानी हो गया, अब ये दूषित उतना नहीं होता है, तो अब इसको जल स्रोतों में हम लोग बहा सकते थे। इसके बाद इसको जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो शहरों की बात होगी। अब देखिए, हम लोग बरसात वगैरह के दिन में हम लोग देखते हैं कि कुएँ वगैरह का पानी जो होता है थोड़ा गंदा भी होता है, और तो उस समय थोड़ा बीमारी का खतरा भी हो जाता है ऐसे डायरेक्ट जल को पीने से। तो उस समय देखिए, हम लोग घर में जल को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो है कि हम लोग फिटकरी डाल करके उसको शुद्ध कर सकते हैं। अगर पानी में हम लोग फिटकरी डालेंगे तो उसमें जो भी गंदगी होगी वो तली में बैठ जाएगी, और फिर हम लोग जो बचा हुआ पानी है उसको हम लोग छन्ना पत्र से छान करके अलग कर लेंगे, तो इस तरह से हमें शुद्ध जल मिल जाता है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग देखिए सूती कपड़ा लगा करके भी पानी को छान सकते हैं, इस तरह भी हमें साफ़ पानी मिल जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है कि हम जल को उबाल करके भी साफ़ पानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जो कि हम लोग घर में अपना सकते हैं। एक देखिए, यूकेलिप्टस नाम का वृक्ष होता है, ये क्या करता है, ये जल को जो अपशिष्ट जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल को शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो दूषित जल को निपटान में सहायक होता है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग जान गए कि इनसे कितनी सारी बीमारियां होती हैं, तो हमें थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, और हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रख सकें। देखिए, उसके बाद होता है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि बाहर में ही, मतलब खुले स्थान पे शौच वगैरह का काम कर लेते हैं। तो देखिए, इससे भी होता क्या है, तो ये खुले में शौच करना, इससे देखिए सतही जल और भौम जल दोनों में ही बहुत ये
बुरा असर पड़ता है इसमें। देखिए दोनों ही जल को प्रदूषित करता है। तो ठीक है, ये हम लोगों को इसको प्रतिबंधित करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए। और उसके बाद देखिए घर में जो उसका मतलब तरीका है, जैसे कि सेप्टिक टैंक बनवा करके या रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पीट, ये सब तरीका को अपना करके हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे। उसके बाद देखिए जैसे सार्वजनिक स्थल पर भी होता है कि हम कहीं भी कुछ खा रहे हैं तो उसको कहीं भी फेंक दिया, तो इस तरह से वातावरण काफ़ी गंदा हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि देखिए जो भी कूड़ा कचरा जो भी है तो उसको हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, जहाँ तहाँ चीज़ें हमें नहीं फेंकनी चाहिए। और अभी देखिए अभी के समय में एक प्लास्टिक भी बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बना हुआ है। और प्लास्टिक देखिए एक ऐसा चीज़ है जिसका कि मतलब क्या बोलेंगे, उसका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, उसका अपघटन नहीं होता है। तो देखिए जितना भी हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते जा रहे हैं, फेंक रहे हैं, अगर उसका अपघटन नहीं होगा तो समझिए वो कितना ज़्यादा मतलब मात्रा में हो जाएगा। तो देखिए इससे बचने का एक तरीका है, या तो प्लास्टिक को प्रतिबंधित हो जाना चाहिए, और अगर नहीं ऐसा हो पा रहा पूरी तरह से तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद उस प्लास्टिक का हमें पुनः चक्रण करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। और देखिए वातावरण को स्वच्छ बनाने में हम सभी का सहयोग होना चाहिए। हम सब मिल करके अगर प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो हमें मिल करके इसका प्रयास करना चाहिए और अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तो देखिए ये मेनली था आपका, ये बुक में जो मेन टॉपिक थे उसको मैंने बता दिया आपको। अब चलिए इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नालियाँ कचरे और अपशिष्ट के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। वाहित मल में जीवाणु दुर्गंध संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इसको मैच करना है आपको, खंड अ से खंड ब में आपको मैच करना है। देखिए अकार्बनिक अशुद्धियाँ, तो ये नाइट्रेट धातुएं। जीवाणु, तो ये हैजा और टाइफाइड फैलाती है। पोषक तत्व क्या है, तो फॉस्फोरस है। और कार्बनिक अशुद्धियाँ, तो ये मानव मल, यूरिया, ये कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको देखिए सही का निशान लगाना है, जो सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा अधिक होती है, दुगनी होती है, कम होती है, बराबर होती है। ये होगा कि कम होती है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, तो किससे तैयार होता है, ये केचुओं से तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैव अनिम्नीकृत कचरा का उदाहरण क्या है, तो देखिए पॉलीथीन की थैलियाँ। देखिए जैव अनिम्नीकृत कचरा किसको कहेंगे, यानी वैसा कचरा जिसका अपघटन नहीं हो सकता वो जैव अनिम्नीकृत हो गया, और जिनका अपघटन हो सकता है वो जैव निम्नीकृत कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनका अपघटन हो सकता है, जैसे देखिए फलों के छिलके, मलमूत्र, पौधों के अवशेष, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय है, क्योंकि इनका अपघटन हो सकता है। और इनका अपघटन जो जीवाणु कर देते हैं तो इसको खाद में बदल देते हैं, जिनका बाद में यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं इसका अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जैव अनिम्नीकृत कचरा हो गया। ठीक है, देखिए फिर है दूषित जल जनित रोग है। दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए हैजा होता है आपका दूषित जल से। ठीक है, रेबीज किससे होता है, तो ये कुत्ते के काटने से होता है। डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है। और रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, यानी इसमें देखिए खून का कमी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब दूषित जल से नहीं होता है। हैजा जो है ये दूषित जल से होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल उपचार का उत्पाद है, यानी कि दूषित जल का उपचार करने के बाद कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि दूषित जल के उपचार के बाद जो उसका जो मटेरियल बचा था उसका सेकंड स्टेप में उससे क्या बना था, बायोगैस बन गया था, और बाद में फिर कीचड़ उसका बच गया था। ठीक है, तो बायोगैस एवं स्लज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती है। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है, तो देखिए इसमें से आपका दमा जो है वो जल जनित बीमारी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हैजा, टाइफाइड, पेचिस ये सारा जल जनित बीमारी है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आंसर है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जल जनित किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा हैजा और टाइफाइड।
दूसरा क्वेश्चन है दूषित जल क्या है, यह कहाँ कहाँ से निकलता है। देखिए जब जल में दूषित पदार्थ मिल जाते हैं तो वह दूषित जल कहलाता है। दूषित जल घरों, कल कारखानों आदि से निकलते हैं, ठीक है। फिर है कि जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण बताइए। जैव निम्नीकृत यानी जिनका अपघटन हो सकता है, तो ये देखिए कागज हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, बचे हुए खाद्य पदार्थ, ये सब जैव निम्नीकृत कचरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ठोस कूड़ा जो नष्ट नहीं होते हैं जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, पंख, शीशा, लोहा, लकड़ी आदि खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा। देखिए शहरों में कचरे का निपटान नगर निगम कराती है, अतः अगर इनका कार्य बंद हो जाए तो शहरों में कूड़े का ढेर जमा हो जाएगा और बीमारियां फैलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थ का नाम लिखिए। तो कौन कौन से जल है, 3 चीज़ें हैं जो कि अशुद्ध जल को साफ करती है। देखिए क्लोरीन है, फिटकरी है और यूकेलिप्टस का वृक्ष है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा उसे कैसे शुद्ध करते हैं। तो देखिए वर्षा के दिनों में भी हम पेयजल कुआं या नलकूप के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जिसे शुद्ध करने के लिए हम निम्न तरीके अपनाते हैं, जैसे जल को उबालकर और जल को साफ सूती कपड़े से छान करके, ठीक है। इस तरह से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जल के दूषित होने में कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन सा कारण है जिससे जल प्रदूषित होता है। देखिए जल के दूषित होने के निम्न कारण है। घरों में जल का उपयोग के उपरांत दूषित जल को घरों से बाहर बहा दिया जाता है, खुले स्थान में या नदियों के किनारे शौच करने से, कल कारखानों का दूषित जल नदियों में बहा देना, नदी तालाबों में पशुओं को नहलाना तथा कपड़े आदि धोना, इन सब तरीकों से जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे। देखिए तो घर या विद्यालय में सोख्ता बनाकर हम वाहित मल का उसी सोख्ते में डालेंगे, जिससे भौम जल के स्तर में कमी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री रखने में किया जाता है, उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे कर सकते हैं। देखिए प्लास्टिक के निपटान के निम्न तरीके हम अपना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक को प्रतिबंधित करके। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके, यानी उसको फिर से रीयूज़ कर लिया जाए उस प्लास्टिक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है। तो देखिए वाहित मल खुले नालियों में जाकर पेयजल स्रोतों से मिल जाते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और इन नालियों में जीवाणु और विषाणु पनपते हैं जो बीमारियों का कारण होते हैं, इसलिए वाहित मल का सही निपटान आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल दूषित कैसे हो रहा है। तो देखिए खेतों में कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बेतहाशा उपयोग किया जाता है, परंतु वर्षा के दौरान वर्षा का पानी खेतों से होता हुआ नदी जलाशयों में जाता है और इस प्रकार कीटनाशक जल को दूषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है। तो देखिए जैविक खाद मृदा की सुरक्षा तथा उर्वरता को बढ़ाती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी होती है, जबकि रासायनिक खाद में यूरिया, नाइट्रोजन के पदार्थ की अधिकता होने के कारण मृदा का संतुलन खराब हो जाता है, इसलिए जैविक खाद जो है वो रासायनिक खाद से बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ आपका लेसन समाप्त होता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।